नमस्कार दोस्तों। हमारे आरएमएस इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन एजुकेशन के प्लेटफॉर्म में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमारा जो बीएड स्पेशल एजुकेशन के अंदर जो हमारे यहाँ सेकेंड ईयर का जो कोर्स चल रहा है, उसके अंदर हमारा सेकेंड ईयर का पहला पेपर नंबर 7, जिसकी वीडियो हम आपको कुछ दिनों से भेज रहे हैं और इसमें से हमने आपको लगभग 3 से 4 वीडियो शायद हम आपके लिए पेपर नंबर 7 की भेज चुके हैं। आज हम नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हैं और आज हम पेपर नंबर 7 में ही आगे का जो हम पार्ट पढ़ेंगे और आगे के पार्ट में आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो यूनिट 4 में हम पढ़ेंगे भारतीय संवैधानिक और शिक्षा। मतलब भारतीय संविधान के अंदर जो शिक्षा है वो कौन से प्रावधान में है, कौन कौन से अनुच्छेद इससे संबंधित हैं, अनुच्छेद के बारे में भी हम पढ़ेंगे और नीति निर्देशक तत्व हम पढ़ेंगे, मौलिक कर्तव्य हम पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ों का अध्ययन आज हम इसके अंदर करने वाले हैं भारतीय संवैधानिक और शिक्षा के अंदर। तो सबसे पहले बात यदि आती है कि हमारा जो संविधान है, संविधान के भाग 4 के अंदर कुछ नीति निर्देशक तत्व जो है वो हमें संविधान में दिए गए हैं और यदि इनकी बात करें तो ये संविधान की जो नीति निर्देशक तत्वों की सिद्धांतों की जो अवधारणा है ये आपके आयरिश संविधान से ली गई है। आयरिश संविधान के अंदर नीति निर्देशक सिद्धांत थे, नीति निर्देशक तत्व थे और हमारे भारतीय संविधान के अंदर उनको शामिल किया गया आयरिश संविधान के द्वारा। उनके अनुसार इसको हमने भी शामिल कर लिया। तो सबसे पहले यदि अपन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत इसके बारे में अपन जो है यहाँ पर पढ़ते हैं और कौन कौन से हैं, इनको कौन कौन से अनुच्छेद जो है उनको अपन यहाँ पर पढ़ते हैं। नीति निर्देशक सिद्धांत, नीति निर्देशक सिद्धांत। तो नीति निर्देशक सिद्धांत के अंदर हम सबसे पहला जो पॉइंट पढ़ेंगे अनुच्छेद 38। अनुच्छेद 38 में राज्य लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करेगा, ऐसा हमारे अनुच्छेद 28 में लिखा गया है। नंबर 1 की यदि अपन बात करें देखिए हर अनुच्छेद की मतलब अलग अलग व्यवस्था है और जिन बच्चों ने अपने 12th तक पॉलिटिकल जो है वो पढ़ी है तो उनको इसके बारे में अच्छे तरीके से जो है वो अनुभव होगा। अनुच्छेद 38 आपका कहता है कि राज्य जो है लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था करेगा। राज्य लोगों के कल्याण के लिए एक सामाजिक व्यवस्था करेगा। ये हमारे अनुच्छेद 38 के अंदर लिखा गया कि एक राज्य का एक उद्देश्य होगा, राज्य के लिए एक ऐसा निर्देश जो है वो होता है कि राज्य हमारे प्रत्येक राज्य में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के कल्याण के लिए वो जिम्मेदार रहेगा और राज्य के प्रत्येक व्यक्ति का वो कल्याण चाहेगा और प्रत्येक व्यक्ति के कल्याण को वो बढ़ावा देने का प्रयास करेगा कि व्यक्ति का कल्याण हर संभव अधिक से अधिक जो है होता रहेगा और अधिक से अधिक कल्याण करने के लिए ये इसको एक सामाजिक व्यवस्था के रूप में रखेगा, एक सामाजिक व्यवस्था करेगा ऐसी कि किसी भी व्यक्ति का किसी प्रकार से कोई उसमें अन्याय नहीं हो, किसी व्यक्ति के साथ में किसी व्यक्ति के विनाश का कोई कारण न बने और उसका हमेशा क्या हो, उसका कल्याण हो। ऐसा हमारे अनुच्छेद 38 के अंदर लिखा गया है। और यदि बात करते हैं हम अगले अनुच्छेद की 39A जो समान न्याय और
मुफ्त कानूनी सहायता के बारे में जाना जाता है। यदि अपन बात करते हैं अनुच्छेद 39A, ठीक है ना, तो ये हमारा समान न्याय व्यवस्था, एक तो समान न्याय मतलब न्याय में समानता होगी, और एक मुफ्त कानूनी, एक निःशुल्क कानूनी सहायता। इसको आप समझ लें। 39A हमारा जो अनुच्छेद है ये कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को जो है वो न्याय जो है वो समान रूप से मिले। ऐसा नहीं हो कि भाई ये गरीब आदमी है, ये गांव का है, ये शहर का है, ये इस जाति का है, ये इस धर्म का है। यदि उसको जाति और धर्म या किसी अन्य क्षेत्र के अकॉर्डिंग या किसी भी अन्य प्रकार से हम उसको वर्गीकृत करके यदि उसको हम न्याय व्यवस्था में शामिल करते हैं तो ये हमारे लिए, हमारे संविधान के लिए क्या होगा, उसके विरुद्ध होगा, संविधान के विरुद्ध होगा। तो कहने का मतलब हमारा ये रहा कि न्याय व्यवस्था जो है वो प्रत्येक व्यक्ति के लिए समान होनी चाहिए। और एक दूसरी बात इसमें लिखी गई है कि निःशुल्क कानूनी सहायता, मतलब किसी भी व्यक्ति को यदि कानून की कोई भी मदद की आवश्यकता है, कानून की कोई सहायता की आवश्यकता है, तो उस व्यक्ति को निःशुल्क कानूनी सहायता जो है वो मिलनी चाहिए। उस व्यक्ति को किसी भी प्रकार की सहायता के लिए कोई भी पैसा उसका नहीं लगना चाहिए। ये हमारे अनुच्छेद 39A के अंदर वर्णित है। अनुच्छेद 41 हमारा कहता है, इसके बाद आता है आपका अनुच्छेद 41। ये हमारा कहता है कि कुछ मामलों में काम करने और शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार व्यक्ति को होना चाहिए। एक तो काम करना, कार्य करना, शिक्षा मतलब कार्य में आपके विशिष्ट सभी प्रकार के जो कार्य है वो आप क्या जाएंगे कि मनुष्य जो है वो कार्य कर सकता है। वे सार्वजनिक सहायता, सार्वजनिक सहायता का अधिकार मतलब एक व्यक्ति को अपनी आर्थिक क्षमता या उसकी किसी भी प्रकार की उसकी जो आप ऐसे ये मान सकते हैं कि उसके कार्य करने की क्या क्षमता है, उसके कार्य करने के क्षेत्र की सीमा क्या है, उस क्षेत्र के अनुसार, उस क्षमता के अनुसार एक व्यक्ति जो है वो कार्य कर सकता है। यहाँ पर यदि बात आती है शिक्षा की, तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक शिक्षा जो है वो ग्रहण करना चाहे, व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करना चाहे, तो उसको हमने नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंदर अनुच्छेद 41 में लिखा है कि भाई जो व्यक्ति है वो शिक्षा प्राप्त कर सकता है और एक सार्वजनिक सहायता प्राप्त कर सकता है। सार्वजनिक सहायता का मतलब हो गया ऐसी सहायता जो सबके हित में हो या ऐसी सहायता जो सबके काम में आती हो, उसको हम सार्वजनिक सहायता के रूप में जानते हैं। तो सार्वजनिक सहायता भी उसका एक अधिकार होता है, काम कर सकता है, शिक्षा भी उसकी प्राप्त कर सकता है और एक सार्वजनिक जो है वो सहायता भी वो प्राप्त कर सकता है। बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान अनुच्छेद 45 के अंदर किया गया है। अनुच्छेद 45 बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा, बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा, बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा। मतलब इस अनुच्छेद 45 के अंदर ये हमें अधिकार दिया गया, ये हमें एक सिद्धांत दिया गया कि आप अपने बच्चों को जो है वो निःशुल्क शिक्षा दिलवा सकते हो। हमारी सरकार के द्वारा सरकारी विद्यालयों एवं प्राइवेट संस्थाएं जो हैं, चाहे वो स्कूल सरकारी है, चाहे वो स्कूल जो है गैर सरकारी है मतलब प्राइवेट है, तो दोनों तरह के स्कूलों में ही एक व्यक्ति अपने बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का इसमें प्रावधान किया गया है।
और एक अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान भी किया गया है। अनिवार्य शिक्षा का मतलब होता है कि हर बच्चे को शिक्षा प्राप्त करना जरूरी है, वो शिक्षा प्राप्त करेगा ही। अब इसमें जो है बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो विधिवत शिक्षा प्राप्त करने में असमर्थ होते हैं, जैसे माना कि उन्होंने पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी कक्षा ऐसे करके विधिवत शिक्षा उन्होंने प्राप्त नहीं की है, लेकिन वो 5 साल के बाद में यदि वो विधिवत शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं या वो उनकी उम्र 10 साल हो गई है, इसके बाद वो विधिवत शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं और उनकी जो एज है या उनकी जो शैक्षणिक योग्यता है वो जैसी भी है उसके अकॉर्डिंग वह बच्चा जो है अनिवार्य शिक्षा के द्वारा, अनिवार्य शिक्षा का जो कानून है उसके द्वारा किसी भी संस्था के अंदर वो उस अपनी योग्यता के अनुसार उस क्लास के अंदर एडमिशन ले सकता है। ये प्रावधान हमारी अनुच्छेद 45 के अंदर किया गया। और अनुच्छेद 46 के अंदर जो है ST, SC और OBC वर्ग के जो लोग हैं या बच्चे हैं, अनुच्छेद 46 इसके अंदर अपन को जो है किया गया कि ST, SC या OBC ये वर्ग के जो लोग हैं इनको शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा दिया जाएगा। को शैक्षिक व आर्थिक हितों को बढ़ावा देना। यहाँ पर आप पढ़ेंगे कि ST, SC ये मतलब अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के, ये अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और OBC अदर बैकवर्ड क्लास मतलब अन्य पिछड़ा वर्ग के जो बच्चे हैं या जो व्यक्ति हैं उनको शैक्षिक दृष्टि से और उनको आर्थिक दृष्टि से जो है उनको बढ़ावा दिया जाएगा। उनका हित यहाँ पर देखा जाएगा कि इस बच्चे को शिक्षा मिल पा रही है या नहीं मिल पा रही है, इस व्यक्ति को, इसको आर्थिक जो है इसकी स्थिति कैसी है, आर्थिक स्थिति यदि इसकी सही नहीं है तो हम उसकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने का जो प्रयास है वो अनुच्छेद 46 के द्वारा जो है वो किया जाता है। इसके बाद ये आपके जो है नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंदर आपको 5 अनुच्छेद जो है वो पढ़ने हैं। 5 अनुच्छेद जो आपके सामने यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप इनको आसानी से समझ सकते हैं, इसमें ज्यादा नहीं है। देखिए अनुच्छेद 38 राज्य के लोगों के कल्याण के लिए एक सामाजिक व्यवस्था करेगा। राज्य जो है मतलब राज्य सरकार जो है वो उसमें रहने वाले लोगों के कल्याण के लिए काम करेगी, ये अनुच्छेद 38 में लिखा गया। अनुच्छेद 39A में लिखा गया कि समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता, मतलब न्याय की व्यवस्था जो है वो समान रूप से सबको मिलेगी और यदि उसको किसी मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ेगी, कानूनी सहायता की आवश्यकता यदि इसको पड़ेगी तो वो कानूनी सहायता वो यहाँ से निःशुल्क प्राप्त कर सकता है अपने अनुच्छेद 39A के द्वारा। यदि बात आती है 41 अनुच्छेद 41 ये कार्य करना शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार ये आपको देता है कि एक बालक या एक व्यक्ति जो है वो अपना कोई भी कार्य कर सकता है, शिक्षा प्राप्त कर सकता है और सार्वजनिक सहायता उसको प्रोवाइड कराने का हमारा जो है उद्देश्य होता है या हमारा एक कर्तव्य होता है कि हम उनको सार्वजनिक सहायता दें। इसके अलावा 45 में बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है कि बच्चों को शिक्षा जो है वो निःशुल्क दी जाए और अनिवार्य रूप से दी जाए। अनुच्छेद 46 जो आपका है ST, SC, OBC को शैक्षिक व आर्थिक हितों को बढ़ावा देना, मतलब ST, SC, OBC अन्य पिछड़े वर्ग हमारी अनुसूचित जाति जनजाति के जो लोग हैं उनके लिए हमें शैक्षिक और उनके आर्थिक हितों में ध्यान में रखते हुए हमें उनको बढ़ावा देना चाहिए, ऐसे कार्यों को बढ़ावा देना चाहिए जो उनके लिए फायदा करते हैं, फायदेमंद। अब अपन आगे पढ़ेंगे मौलिक अधिकार, इनको हम यहाँ से साफ कर रहे हैं और अपन आगे पढ़ेंगे मौलिक अधिकार। इसके बाद अपन पढ़ते हैं मौलिक अधिकार। यहाँ पर हमने लिखा मौलिक अधिकार।
मौलिक अधिकार के अंदर भी अपन जो है वो कुछ अनुच्छेद पढ़ेंगे, ठीक है ना। मौलिक अधिकार, देखिए मौलिक अधिकार क्या होते हैं, ये क्या है, एक जो भारत में रहने वाले जो नागरिक हैं, जो भारतीय मूल के नागरिक हैं, उनके लिए हमारे संविधान में कुछ अधिकार दिए गए हैं कि भाई आप भारत के रहने वाले हो, भारत में ये नागरिक हैं, भारत में आप मूल रूप से निवास करते हैं, तो हमारा भारतीय संविधान आपके लिए कुछ अधिकार देता है। और वो अधिकार को प्राप्त करना या उस जो भी अधिकार आपको दिया गया है उसकी सुविधाएं का लाभ उठाना आपका एक अधिकार बन जाता है, आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हमारा जो है वो मौलिक अधिकार के अंदर आता है। तो अपन सबसे पहले पढ़ेंगे अनुच्छेद 14 से 18 समानता का अधिकार। सबसे पहला हमारा अधिकार है अनुच्छेद 14 से 18, और ये हमारा जो अधिकार है वो है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार हमारे अनुच्छेद 14 से लगा करके और 18 तक के जो अनुच्छेद है उसे हमें एक अधिकार दिया गया था कि प्रत्येक व्यक्ति को हमारे भारत देश में संविधान के अंतर्गत सभी को समान अधिकार प्राप्त है। मतलब कोई भी व्यक्ति यहाँ पर अपना आजीविका कमाने के लिए कोई भी जॉब कर सकता है, किसी प्रकार की जो शिक्षा प्राप्त कर सकता है, कहीं पर वो आ सकता है, कहीं पर वो जा सकता है, ये सारी चीजें उनको समान अधिकार दिया जाएगा। मतलब हमारे देश में आपको पता है कि विभिन्न प्रकार के धर्म रहते हैं, विभिन्न प्रकार की जातियों के लोग रहते हैं, विभिन्न प्रकार के जैसे आर्थिक स्थिति की दृष्टि से देखे गरीब लोग भी रहते हैं, अमीर लोग भी रहते हैं, पैसे वाले भी रहते हैं, काले भी हैं, गोरे भी हैं, लंबे हैं, छोटे हैं, सब तरह के हमारे जो है लोग हैं। मतलब किसी भी प्रकार से उस व्यक्ति के साथ में भेदभाव नहीं किया जाए, चाहे वो किसी भी जाति का है, चाहे वो किसी भी धर्म का है, चाहे वो किसी प्रकार से विकलांग है, चाहे वो सही है, चाहे वो कैसा भी व्यक्ति है, लेकिन उसको हर क्षेत्र में हमारा अनुच्छेद 14 से 18 तक ये कहता है कि उसको समानता का अधिकार दिया जाए। ये हमारे देश के संविधान में जो है वो लिखा गया है। 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार, हमारा अनुच्छेद 19 से 22 जो है, 19 से 22 ये हमें स्वतंत्रता का अधिकार देता है। स्वतंत्रता का अधिकार मतलब आपको पता है कि ये हमारा देश का सबसे महत्वपूर्ण, इसको आप अधिकार मान सकते हैं, स्वतंत्रता का अधिकार। क्यों? क्योंकि इसकी जो नींव है वो लोकतंत्र पर आधारित है, हमारे लोकतंत्र पर आधारित है। हमारा लोकतंत्र जो आपको पता है, जिससे हमारी सरकार चल रही है, जिससे हमारे राज्य का शासन चल रहा है, जिससे हमारे केंद्र का शासन चल रहा है, जिलों की व्यवस्था चल रही है, तहसील की, ग्राम पंचायत की व्यवस्था चल रही है, ये सब कुछ लोकतंत्र। तो लोकतंत्र के अंतर्गत ये सबसे महत्वपूर्ण अधिकार माना जाता है और इसके अंदर प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता दी गई है। अब स्वतंत्रता किस किस काम की दी गई है? जैसे वो अपने विचारों की अभिव्यक्ति किसी के सामने कर सकता है। मतलब मेरे किसी बिंदु के बारे में मेरे क्या विचार हैं, ये विचारों को अभिव्यक्त करने की मेरे पास में पूरी स्वतंत्रता है। मतलब मैं मेरे विचारों को किसी के सामने जो है वो रख सकता हूँ। पहली स्वतंत्रता आपकी हो गई। दूसरी स्वतंत्रता ये हो गई भाषण की स्वतंत्रता। मतलब आप किसी भी ग्रुप में हैं तो वहां पर उन लोगों को आप समझाने के लिए, उन लोगों को कोई चीज बताने के लिए, जागरूक करने के लिए लोगों को आप भाषण देने के लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज अपन को ध्यान रखनी होती है कि कोई भी ऐसा भाषण या ऐसा विचार नहीं होना चाहिए जो हमारे देश के लिए किसी प्रकार से हानिकारक हो या हमारे देश की जनता के लिए किसी प्रकार से वो अहित करने वाला हो। तो ऐसे भाषण और ऐसे विचारों की अभिव्यक्ति करने का हमारे यहाँ पर स्वतंत्रता का अधिकार नहीं। ऐसे नहीं कि आप किसी के साथ भड़कालू भाषण दे दे, किसी को भड़का दे, किसी को आप गलत बात सिखाए, तो ऐसी स्वतंत्रता भी हमारे देश में नहीं है। और एक बिना हथियार के सभा, मतलब आपको कहीं पर भी किसी भी प्रकार से किसी ग्रुप में रहकर बातचीत करनी है,
किसी ग्रुप में रहकर किसी प्रकार की योजना बनानी है, तो वहां पर आप किसी हथियार का उपयोग नहीं करेंगे, बिना हथियारों के आप वहां पर जो है वो सभा में उपस्थित रहेंगे। एक संगठन बनाने की स्वतंत्रता आपके पास रहेगी कि आप किसी भी प्रकार से कोई भी एक ग्रुप बना सकते हैं, लेकिन ग्रुप, वही बात आती है बात दोबारा से कि ग्रुप भी आपका ऐसा होना चाहिए कि वो मानव हित में हो, मनुष्य का हित कर रहा हो वो ग्रुप। ऐसा कोई संगठन हम बनाए जो समाज के लिए, गांव के लिए, हमारे लिए, हमारे देश के लिए, सबके लिए वो अच्छा हो। किसी पेशे का अभ्यास करना, आपको एक स्वतंत्रता और दी जाती है। माना कि आपको यदि मैं कहूँ कि मैं एक टीचर हूँ, मेरा पेशा है टीचर का, मैं अध्यापक हूँ, मैं पढ़ाने का काम करता हूँ, तो मुझे पढ़ाने का अभ्यास करने की पूरी स्वतंत्रता है। आप एक स्टूडेंट हैं, आप स्टूडेंट पढ़ते हैं, तो आपको अभ्यास करने की, अपनी पढ़ाई का अभ्यास करने की पूरी स्वतंत्रता दी जाएगी। जैसे कोई व्यक्ति वकील का काम करता है, वकालत करता है, तो उसको वकालत करने का अभ्यास करने की पूरी स्वतंत्रता दी जाएगी। तो अपने पेशे का अभ्यास करने की पूरी स्वतंत्रता जो है हमारे भारत देश में दी जाती है, और देश के किसी भी भाग में हम निवास कर सकते हैं। हमारा पूरा भारत देश जो है, हम भारत देश के नागरिक हैं, और भारत देश के नागरिक होने के कारण हम भारत देश के किसी भी हिस्से में जो है वो निवास कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर हमारा जो है वो दूसरा मौलिक अधिकार है। अब हम अगला अधिकार पढ़ेंगे, तीसरा, जो 23 से 24, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अपना अनुच्छेद जो है वो 23, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये आपको यहाँ पर एक अधिकार दिया गया कि यदि कोई भी व्यक्ति या कोई भी समाज या कोई भी चाहे शारीरिक वो सरकारी संगठन हो, गैर सरकारी संगठन हो, या कोई किसी भी प्रकार से यदि आपको, आपका शोषण करता है, आपको प्रताड़ित करता है, आपको पीड़ा पहुंचाता है, तो आप उस शोषण के विरुद्ध जो है वो कार्यवाही कर सकते हो, उस शोषण के विरुद्ध आप आवाज उठा सकते हो, आप उसका किसी न किसी प्रकार से जो भी उसकी लीगल कार्यवाही होती है, वो लीगल कार्यवाही उसके ऊपर जो है वो आप करवा सकते हो। ये शोषण के विरुद्ध जो है वो अधिकार आपको दिया गया है अनुच्छेद 23 और 24 के अंतर्गत, ठीक है ना। और इसमें भी आपको किसी जाति या धर्म या लिंग या पंथ या किसी प्रकार से यहाँ पर भी आपको भेदभाव नहीं किया जाता है। और इसी के बाद में आता है आपको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, अनुच्छेद 25 से 28, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। यहाँ पर आप धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का मतलब होता है आपको अनुच्छेद 25, 26, 27, 28 ये चारों अनुच्छेदों में आपको एक चीज बताएगी कि आप धार्मिक स्वतंत्रता है आपके पास, मतलब आप किसी भी धर्म को, आप जिसको भी आप मानते हैं, उस धर्म से संबंधित जो भी क्रियाकलाप हैं, जो भी आप अपने आराध्य देव की पूजा अर्चना या जैसे भी आप उसको मानते हैं, किसी भी त्योहार को आप मनाना चाहते हैं, जिस प्रकार जो भी उसको एक मनाने का तरीका होता है उस प्रकार आप उसको मनाना चाहते हैं, तो इनको आप आसानी से हमारे देश के अंदर बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी भेदभाव के जो है आप इनको मना सकते हैं। यहाँ पर आपको पता है कि हमारे देश में विभिन्न धर्मों के जो है वो लोग रहते हैं, और विभिन्न धर्मों के लोग हमारे यहाँ पर अपने अपने त्योहारों को मिलजुल कर जो है मनाते हैं। उसका कारण है कि यहाँ पर हमारे अनुच्छेद 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को दिया गया है। 29, 30 में सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार दिए गए। अनुच्छेद 29, 30 इसके अंतर्गत आपको सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार दिए गए। सांस्कृतिक व शैक्षिक अधिकार।
मतलब एक व्यक्ति जो है वो अपनी सांस्कृतिक, धार्मिक और किसी भी प्रकार की अपनी जो विरासत है, अपनी जो संस्कृति है, अपनी जो परंपराएं हैं, उन परंपराओं का पालन वो बिना किसी भेदभाव के जो है वो कर सकता है। या वो अपने मन से जिसको भी वो पूजा अर्चना करना चाहता है, किसी को धर्म की पूजा करना चाहता है, किसी भी शैक्षिक, ये जो शैक्षिक अधिकार है इसके अंदर आ जाएगा कि वो किसी भी शैक्षणिक संस्था के अंदर वो अपना अध्यापन कार्य करना चाहता है, पढ़ना चाहता है, वो एडमिशन लेना चाहता है, तो उसको किसी भी प्रकार से कोई भी व्यक्ति वंचित नहीं रख सकता है। उसको वो पढ़ने का, उसको शिक्षा प्राप्त करने का और अपनी संस्कृति का पालन करने का जो है वो पूरा अधिकार दिया जाएगा। एक संवैधानिक उपचारों का अधिकार है 30 से 35, अनुच्छेद 30 से 35, ये आपका आ गया संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसके अंदर जो है वो हम ये अनुच्छेद बताए गए, जो अपन के जो जितने भी जो मौलिक अधिकार आपने पहले पढ़े हैं, इन सब के जो अनुच्छेद है, जो अधिकार है, इन सब अधिकारों को ये एक बांधने का काम करता है और ये सुनिश्चित करता है कि किसी भी प्रकार से जितने भी मौलिक अधिकार जो है वो आपको दिए गए हैं, समानता का, स्वतंत्रता का, शोषण के विरुद्ध, धार्मिक, ठीक है ना, सांस्कृतिक, ये जितने भी अधिकार आपको दिए गए हैं, उन अधिकारों का पालन सभी सही प्रकार से हो रहा है या नहीं हो रहा है, या कोई भी व्यक्ति जो है हमारे इन मौलिक अधिकारों का जो हनन तो नहीं कर रहा है, इन मौलिक अधिकारों का कोई उल्लंघन तो नहीं कर रहा है। जैसे माना कि आपको स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है, आपने कोई भी काम ऐसा करना स्टार्ट कर दिया जिससे हमारे समाज को, देश को कोई नुकसान हो रहा है, और आपसे यदि कहा गया कि भाई आप ऐसा नहीं करिए, तो आपने कह दिया कि नहीं, मुझे तो स्वतंत्रता का अधिकार है, मैं तो हमारे देश में स्वतंत्र हूँ, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। तो ऐसे कोई भी व्यक्ति यदि हमारे संवैधानिक उपचारों को, हमारे जो संविधान में दिए गए अधिकार हैं, उन अधिकारों को कोई भी यदि नहीं मानता है या उनका उल्लंघन करता है, तो उसके लिए भी हमारे यहाँ पर प्रावधान है और इन अनुच्छेदों के तहत उस व्यक्ति को जो है वो कोर्ट में उसकी याचिका दायर कर सकती है, ठीक है ना। और जो भी अधिकार दिए जा रहे हैं उन पर सत्ता का नियंत्रण जो है वो हमारी संसद के पास होता है, ठीक है ना। ये सारे जो अधिकार हैं वो हमारे संविधान के तहत दिए गए हैं और इनकी पालना करना जो है वो बहुत जरूरी है, ठीक है। ये सबसे पहले अपन को एक चीज यहाँ पर और देखनी होती है कि मौलिक अधिकार, एक तो मौलिक अधिकार हो गए, और एक यदि बात आती है, अभी मैं इनको यहाँ से हटा देता हूँ, एक बात आती है मौलिक कर्तव्य। हमारे पास में दो चीज है, एक मौलिक अधिकार है और एक मौलिक कर्तव्य है। मौलिक अधिकार और एक आपके पास में चीज है मौलिक एक है आपके पास में मौलिक कर्तव्य। मतलब कहने का मतलब आपको ये यहाँ पर ये दोनों चीज एक ही हैं, ये दोनों चीज अलग अलग हैं, इनका अंतर भी हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले तो अपन को देखना है कि ये जो है भारत के संविधान के भाग 3 में इनका वर्णन मिलता है। कौन से भाग में इनका वर्णन मिलता है? इनका वर्णन आपको भाग 3 में मिलता है। और यदि इसकी अपन बात करें तो इसका वर्णन आपको भाग 4A के अंतर्गत इनका जो है वर्णन मिलता है। आपको पूछेगा कि भाई मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य के अंदर क्या अंतर पाया जाता है, तो आपको ये बताना है मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 के अंदर पाए जाते हैं, इनको सम्मिलित किया गया है, जबकि मौलिक कर्तव्यों को भाग 4A के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है, ठीक है ना। और यदि अनुच्छेदों की बात आती है
तो आपको पता है कि अनुच्छेद जो है हमने मौलिक अधिकारों के अभी पढ़े हैं, और ये 12 से और 35 तक जो है ये अनुच्छेद मौलिक अधिकारों को दिए गए हैं। मतलब आप अनुच्छेद 12 से स्टार्टिंग होगी और अनुच्छेद 35 तक हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, जबकि इसमें 51(a) के अंदर मौलिक कर्तव्य का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 51(a) अनुच्छेद 51(a) के अंतर्गत जो है वो मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। और मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। ये किससे लिए गए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य। यदि आपसे कोई पूछता है कि मौलिक अधिकार जो है वो भारतीय संविधान में किस संविधान से लिए गए हैं, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से हमने मौलिक अधिकारों को प्राप्त किया है। जबकि यदि बात करते हैं अपन मौलिक कर्तव्यों की, तो ये सोवियत संघ, पूर्व सोवियत संघ, ये आपके मौलिक कर्तव्य यहाँ से लिए गए हैं। यदि बात करते हैं अपन अगले अंतर की, तो ये राजनीतिक और सामाजिक है। यदि हम मौलिक अधिकार की बात करते हैं तो ये राजनीतिक है, और सामाजिक है। और यदि हम मौलिक कर्तव्य की बात करते हैं तो इसमें एक आपका जुड़ जाएगा आर्थिक। ये राजनीतिक भी है, सामाजिक भी है, और ये आर्थिक भी। मतलब मौलिक अधिकारों के अंदर दो चीजें शामिल की गई हैं कि ये राजनीतिक दृष्टि से हो सकते हैं, एक सामाजिक दृष्टि से हो सकते हैं। और यदि हम इनकी बात करें मौलिक कर्तव्यों की, तो ये राजनीतिक भी हो सकते हैं, सामाजिक भी हो सकते हैं, और ये आर्थिक भी हो सकते हैं। अगला जो अंतर है इनका कि इन्हें बुनियादी प्रकृति के अधीन स्थितियों में नियंत्रित किया जा सकता है। इन्हें जो है वो नियंत्रित किया जा सकता है, नियंत्रित किया जा सकता है। किसको? मौलिक अधिकारों को। जबकि यदि बात, लेकिन इसमें स्थिति का आएगा, बुनियादी प्रकृति के अधीन स्थितियों की बात आ रही है। बुनियादी प्रकृति की स्थितियां, ठीक है ना। ये तो यहाँ पर ये, लेकिन इनको हम हर परिस्थिति के अंदर जो है वो नियंत्रित कर सकते हैं। इन्हें प्रत्येक स्थिति में आप नियंत्रित कर सकते हो। इन्हें प्रत्येक स्थिति में नियंत्रित किया जा सकता है। प्रत्येक स्थिति में आप इसको नियंत्रित कर सकते हो। ये मौलिक अधिकारों का अगला जो है ये न्यायालय द्वारा लागू किया जा सकता है। ये मौलिक अधिकार जो है वो न्यायालय द्वारा लागू किए जा सकते हैं। न्यायालय द्वारा लागू किए जा सकते हैं। और यदि इसकी बात करें तो ये न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते। न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते हैं। मौलिक अधिकारों को न्यायालय के द्वारा लागू किया जा सकता है, जबकि मौलिक कर्तव्यों को न्यायालय के द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। ठीक है ना। और सभी नागरिकों को मौलिक अधिकारों का आनंद लेने की स्वतंत्रता नहीं है। ठीक है ना। सभी नागरिकों को इसमें ध्यान रखना है, या इसमें ध्यान रखना है कि सभी को मौलिक अधिकारों
का आनंद लेने की स्वीकृति नहीं है। ठीक है ना। और इसमें यदि अपन बात करें तो मौलिक कर्तव्य देश के सभी नागरिकों तक विस्तारित हैं। ये सभी के लिए है, ये सभी के लिए विस्तारित हैं। अब देखिए इस पॉइंट को आप थोड़ा सा समझ लो कि मौलिक अधिकार में सभी को मौलिक अधिकार का आनंद लेने की स्वीकृति नहीं है। मतलब प्रत्येक व्यक्ति भारत का, प्रत्येक व्यक्ति को ये छूट नहीं है कि भैया तुमको मौलिक अधिकार दिए गए हैं और हम तो उसका आनंद ले रहे हैं, हम तो उसका आनंद उठाने लग गए कि भैया हमारे पास तो एक अधिकार है, मौलिक अधिकार है, हम किसी से कोई नहीं मानेंगे किसी। जैसे माना कि यदि यहाँ पर बात आती है उदाहरण की, जैसे माना कि हमारी भारतीय सेना है। अब आप भारतीय सेना को भी आपको पता है कि वो भी हमारे देश के रहने वाले हैं, वो भी हमारे देश के नागरिक हैं, तो उनको भी ये सारे अधिकार दिए गए, मौलिक अधिकार दिए गए। यदि वो मौलिक अधिकारों का यूज करके और वो यहाँ पर आनंद उठाने लग जाए या वो मजे से रहने लग जाए तो हमारे देश की जो है सुरक्षा व्यवस्था जो है वो गड़बड़ा जाएगी, वो खतरे में आ जाएगी। इसलिए यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति को जो है इसकी स्वतंत्रता नहीं होती है। अब बात आती है कि मौलिक कर्तव्य जो है वो होते कौन कौन से। जैसे आपने अभी जो मौलिक अधिकार तो हमने पढ़ लिए थे, लेकिन मौलिक कर्तव्य कौन से होते हैं। तो मौलिक कर्तव्य के लिए सबसे पहला मौलिक कर्तव्य होता है कि भारतीय संविधान का पालन करें, उसके जितने भी आदर्श हैं, संस्थान है, राष्ट्रीय गान है और राष्ट्रीय ध्वज है, इनका हमें सम्मान करना चाहिए। पहला ये हमारा मौलिक कर्तव्य होता है। ये तो अधिकार है जो आपको संविधान ने दिया, ये तो आपको अधिकार संविधान ने दे दिया, लेकिन अब आपका क्या कर्तव्य है, आप देश के लिए क्या करेंगे। तो आपका सबसे पहला जो आपका मौलिक कर्तव्य है वो ये है कि आप भारतीय संविधान के नियमों का पालन करें। भारतीय संविधान आपसे क्या कहता है, भारत के, हमारे देश के राष्ट्रगान का सम्मान करें, राष्ट्रीय गीत का सम्मान करें, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करें, आप सभी चीज का सम्मान करें। ये हमारा भारत देश के मौलिक कर्तव्य जो है वो कहते हैं। दूसरा हमारा जो मौलिक कर्तव्य है वो है कि उन महान आदर्शों को संजोना और उनका पालन करना जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित किया। मतलब हमारे जो महापुरुष हैं जिन्होंने हमारे देश को स्वतंत्र कराने के लिए, हमारे देश के लिए अपना सब कुछ बलिदान दे दिया, उन जो महापुरुष हैं उनके आदर्श जो हैं, उनकी जो बातें हैं उनका हम पालन करें, उनको हम सजोए मतलब उनको हम इकट्ठा करें और हम तो पालन करें लेकिन हमारे साथ दूसरे लोगों को भी हम पालन करवाएं। एक भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखें और इसकी रक्षा करें। मतलब भारत में एकता बनी रहनी चाहिए, भारत में अखंडता बनी रहनी चाहिए, भारत के खंड नहीं हो, भारत जाति धर्म जितने भी हमारे यहाँ पर अमीर गरीब कुछ भी रहते हैं तो वो सभी लोग हमारे देश में मिलजुल कर रहें, हमें एकता से रहना है और एकता की रक्षा करनी चाहिए। यदि कोई भी व्यक्ति हमारी इस एकता को तोड़ने का प्रयास करे तो हमें उसकी रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। ये हमारा एक मौलिक कर्तव्य है। इसके अलावा देश की रक्षा करें और आवश्यकता पड़ने पर देश सेवा में अपना सब कुछ बलिदान कर दें। देश की सेवा करना भी हमारा एक मौलिक कर्तव्य है और देश की रक्षा करने के लिए आप अपना सब कुछ दान कर दें, सब कुछ अपना न्यौछावर कर दें। हमारे देश पर कभी भी कोई विषम परिस्थिति आ जाए, हमारे देश की रक्षा कभी हमारी देश की जो सीमा है, हमारे देश के जो लोग हैं कभी खतरे में पड़ जाएं तो हमें उनकी रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। एक हमारा जो अगला मौलिक कर्तव्य है कि धार्मिक और भाषाई और क्षेत्रीय अनुभागीय विविधताओं से परे भारत के सभी लोगों के बीच सद्भाव और समान भाईचारे की भावना को हम बढ़ावा दें। ऐसे नहीं कि ये मेरे धर्म का व्यक्ति है, ये मेरी जाति का व्यक्ति है, ये मेरे समाज का है, ये मेरे परिवार का है, हम उनका ध्यान रखें, ये मेरे गांव का है, ये मेरे राज्य का है, हम उनका तो ध्यान रखें, लेकिन अन्य लोगों को जो है, अन्य जाति के, अन्य धर्म के, अन्य गांव के, अन्य समाज के लोगों के बारे में हम बिल्कुल नहीं सोचें। तो हमें सबके बारे में सोचना चाहिए। कोई भी बेकार प्रथा यदि हमारे देश के अंदर मौजूद है, हमारे किसी समाज के अंदर मौजूद है, तो हमें उसको भी हटा देना
चाहिए या उसका हमें विरोध करना चाहिए। आगे हमारी ये देश की मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व दें। हमारे देश की मिश्रित संस्कृति, आपको पता है यहाँ पर विभिन्न प्रकार के धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं या विभिन्न जातियों के लोग रहते हैं, लेकिन सब लोग मिलजुल कर एक संस्कृति का पालन करते हैं। मतलब सब लोग अपने अपनी संस्कृतियों को मान रहे हैं। सब लोग एक मिश्रित संस्कृति के रूप में हमारे देश के अंदर रहते हैं, तो उसका हमें संरक्षण करना चाहिए। एक हमारे देश में जितने भी वन हैं, झील हैं, नदी हैं, वन में रहने वाले वन्य जीव हैं, जल में रहने वाले जल के जीव हैं, उनकी सबकी रक्षा करना भी हमारा एक मौलिक कर्तव्य होता है। एक हमारा वैज्ञानिक सोच, मानवतावाद, जिज्ञासा और सुधार की भावना का विकास करें। हमारे अंदर हमेशा ऐसी भावनाएं होनी चाहिए, ऐसी हमारी सोच होनी चाहिए जो हमेशा ही हमारे देश के हित में काम करे। एक सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें और हिंसा से दूर रहें। सार्वजनिक संपत्ति, जैसे हमने देखा होगा कि हम ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, हम सरकारी बस के अंदर यात्रा कर रहे हैं, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये मान के चलिए कि हमारे देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं कि भाई ये बस तो हमारी थोड़ी है, हमको तो आज बैठना, हम इसकी सीट को फाड़ दें, हम इसकी जो शीशा लगा है उसको तोड़ दें, खिड़की को तोड़ दें, ये कर दें, वो कर दें। तो ये हमें हमारी सार्वजनिक संपत्ति को, हमारे देश की संपत्ति को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए और इसकी एक हिंसा से हमको दूर रहना चाहिए। हिंसा मतलब हमें किसी भी व्यक्ति के साथ में मारपीट या अन्य किसी प्रकार से उसको प्रताड़ित नहीं करना चाहिए। एक व्यक्तिगत सामूहिक गतिविधि जो होती है, चाहे वो व्यक्तिगत हो चाहे सामूहिक हो, तो उसको हम, उस गतिविधि को हम उत्कृष्टता की ओर ले जाएं, मतलब उस गतिविधि को हम उत्थान की ओर ले जाएं, ये हमारा प्रयास होना चाहिए। और इस प्रयास से हमारा जो देश है वो अनेक प्रकार की उपलब्धियां प्राप्त करेगा और हमारा देश जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ने का काम करेगा। अगला जो है हमारा 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं, आयु के बीच के जो बच्चे हैं, उनको शिक्षा का अवसर जो है हमें प्रदान करना चाहिए। ये नहीं कि हमें तो बच्चों को पढ़ा के क्या करेंगे, हम तो नहीं पढ़ाए बच्चों को। तो भैया 6 से 14 वर्ष तक के जितने भी बच्चे हैं हमारे घर में, हमारे पड़ोस में, हमारे समाज में, हमारे जहाँ भी आपको लगे कि ये बच्चा पढ़ने की उम्र इसकी हो गई है और ये पढ़ाई नहीं कर रहा है, तो हमें उसे पढ़ने का अवसर प्रदान करना चाहिए। हमारे भारत के में शिक्षा के लिए भी आपको पता है कि काफी सारे प्रावधान जो है वो किए गए हैं। जैसे इसमें हमने अधिकारों में पढ़ा कि भाई हमें हमारे देश में जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। एक निःशुल्क शिक्षा के अलावा यदि बात करें, अनिवार्य शिक्षा की गई है कि एक बच्चे को शिक्षा प्राप्त करना बहुत जरूरी है, मतलब अनिवार्य है। शिक्षा का अधिकार दिया गया है, जो आपका 21A के अनुसार हमें शिक्षा का अधिकार मिला है। महिलाओं की शिक्षा के लिए अधिकार दिया गया 15(1)(3) में। ST SC और कमजोर वर्ग के लोग हैं जो है उनको 46 के अंदर उनके शिक्षा और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के लिए संविधान में लिखा गया है। धार्मिक शिक्षा के लिए भी 25 और 28 के 1, 2 और 3 ये हमें धार्मिक शिक्षा के लिए जो हमारे संविधान में एक लेख के रूप में लिखे गए हैं कि धार्मिक शिक्षा भी आप दे सकते हैं। एक अल्पसंख्यकों की शिक्षा, उनके हितों की सुरक्षा के लिए भी लेख नंबर 29 में जो है वो प्रावधान रखा गया है। और शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना करना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों को अधिकार दिया गया है, जो लेख 30 के अंदर मौजूद है। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा दी जाए। 350A के अंतर्गत ये बताया गया कि प्रत्येक स्कूल के अंदर जो प्राथमिक शिक्षा है वो वहाँ की मातृभाषा में ही दी जाए। एक हिंदी का प्रचार और प्रसार किया जाए, ये 351 में बताया गया। केंद्र शासित प्रदेशों में शिक्षा दी जाए, ये 239 में बताया गया। और शिक्षा का अवसर प्रदान करना ये हमारा एक मौलिक कर्तव्य है, ये 51A के अंदर जो बताया गया है, यहाँ पर हमने ये देखा है मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत। तो आज जो है हमारा जो यूनिट 4 का आज जो हमारा टॉपिक था भारतीय संवैधानिक और शिक्षा, ठीक है ना। इसके अंतर्गत हमने आज मौलिक अधिकार पढ़े, मौलिक कर्तव्य पढ़े, नीति निर्देशक सिद्धांत पढ़े, इनके अनुच्छेद पढ़े, कौन से अनुच्छेद में कौन सी चीजें जो हैं
वो आती है। और मुझे लगता है कि ये कंसेप्ट जो है आपका 4.1 ही है भैया, ये 4 में 4.1 है ये, और 4.1 मुझे लगता है आपकी अच्छी प्रकार से जो है वो क्लियर हो जाएगी। और आपको इसमें से कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा तो आप उसका आसानी से जवाब दे पाएंगे। ठीक है भैया, तो ये आपको वीडियो कैसी लगी, या पहले वाली जो वीडियो हम बार बार आपसे कहते हैं कि भैया हमें कुछ आप रिप्लाई जरूर दें, कमेंट जरूर करें, लाइक कर दिया करो, दूसरे बच्चों को शेयर कर दिया करो। इसमें आप लोगों का जा क्या रहा है ना? जो दूसरे लोग हैं उनसे आप सब्सक्राइब करवा लो, हमें आप सपोर्ट करो, और सपोर्ट करोगे तभी जाके तो हमारा जो चैनल है वो आप तक अच्छी से अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर पाएगा। नहीं तो हमें भी ऐसा लगता है कि जब हम वीडियो बनाते हैं कि भैया कोई बच्चा देखता नहीं, या बच्चों को इससे कोई फायदा हो रहा है नहीं हो रहा है, हमारे मन में तो ये सोच के बैठे कि नहीं हो रहा है, तो हम या हमारा मनोबल जो है वो गिर जाता है। तो भैया आप लाइक कमेंट कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, सब्सक्राइब कर लो, लोगों तक इसको पहुंचाओ। आप सपोर्ट करोगे तो हम आपको एक अधिक जोश के द्वारा हम ये चीज़ें आपको बनाकर पहुंचाते रहेंगे। आज के लिए हम इतना ही करेंगे, कल हम 4.2 पढ़ेंगे, और इस पेपर को धीरे धीरे 1-2 दिन में आपका क्लियर कर देंगे। पहला एक पेपर आपका 7 नंबर का पेपर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।